In our previous video, we have discussed about the Dalton and the Rutherford atomic model. In 1913, Neil Bohr proposed a model for the atom that was consistent with the Rutherford model, but it explained the line spectrum of the hydrogen atom. तो बोहर एटॉमिक मॉडल भी एक्सटेंशन ही थी रदरफोर्ड मॉडल की। उसकी बेसिस तो वही थी जो रदरफोर्ड मॉडल की थी, लेकिन उसने रदरफोर्ड मॉडल के बहुत से डिफेक्ट्स को क्लियर किया। लाइक रदरफोर्ड के मॉडल का एक डिफेक्ट ये था कि अगर कल थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इज अ चार्ज पार्टिकल एंड when it revolve it radiate energy continuously, और अगर वो रेडिएट करता है कंटिन्यूस एनर्जी तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस आना चाहिए, जबकि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो बोहर के मॉडल की जो अचीवमेंट थी वो यही थी कि उसने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम किस बेसिस पे आता है, उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी। Postulate of the Bohr model. The first postulate was the electron in atom revolve around the nucleus in one of the circular orbit. तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के गिर्द किसी भी जगह पे रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इस फिगर में देखें, आपको डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट नजर आ रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और हर ऑर्बिट आपको देखें, हर ऑर्बिट नंबर है n = 1, n = 2, 3, 4, 5। ये डिफरेंट ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट इज ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, क्योंकि अब यहाँ पे हर ऑर्बिट जो भी है उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसकी एक एनर्जी है, सेकंड की अलग एनर्जी है, थर्ड की भी एक खास एनर्जी है। तो इसलिए हम हर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, यानी कि ऑर्बिट को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। Energy of the electron in the orbit is proportional to its distance from the nucleus. The farther the electron is from the nucleus, the more energy it has. इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि जितना भी कोई एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होगा, ठीक है, जितना एनर्जी लेवल दूर होगा, जैसे कि E5 is more far away than E3 and E3 is more far away than E1, तो इसका मतलब है कि जितना कोई एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही उसकी एनर्जी लेवल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास E5 की एनर्जी E4 से ज़्यादा है, E4 की एनर्जी E3 से ज़्यादा है, यानी कि जो ऑर्बिट जितना करीब है न्यूक्लियस के उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, और जितना वो दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। The next postulate is the electron revolve only in those orbits for which the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, where h is the Planck constant and its value is 6.62 to 10⁻34 joules second. अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट मैंने अभी आपको दिखाए, वो सर्कुलर ऑर्बिट क्या है? वो सर्कुलर ऑर्बिट वो ऑर्बिट हैं जिनकी जहाँ पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास h/2 होना चाहिए, और अगर हम h/2 को इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है? जैसे हमने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है n = 1, सेकंड की वैल्यू है n = 2, थर्ड है n = 3। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम उस वैल्यू से 1 से करें तो फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई करें तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। जो भी एंगुलर मोमेंटम बनेगा वही आपके पास ऑर्बिट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो ये कोई रैंडम प्लेस नहीं है कि किसी भी रैंडम प्लेस में सर्कुलर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाए, बल्कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जहाँ पे आपके पास उसका एंगुलर मोमेंटम उसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, देन ही उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे h आपको बताया गया, ये प्लैंक कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज लाइट इज एब्सॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप टू अ
higher energy orbit and emitted when an electron fall into lower energy level। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, कब एनर्जी इमिट करता है। तो अब यहाँ देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, क्योंकि लोअर की एनर्जी कम होती है हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी लेवल ज़्यादा एनर्जी पे होता है। तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होगी, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। आप देखें यहाँ से लोअर से ये हाई पे जा रहा है तो यहाँ पे एटम एब्सॉर्ब एनर्जी, जबकि अगर वो हायर एनर्जी लेवल पे पहले से प्रेजेंट है और वो लोअर एनर्जी पे आ रहा है तो उसके लिए उसको वो एनर्जी इमिट करनी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कब करता है? जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आता है, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल पे आने के लिए उसको एनर्जी इमिट करनी होती है, अपनी एनर्जी रिलीज करनी होती है, ठीक है। Now the next postulate is electron present in particular orbit doesn't radiate energy। अब ये हमारे पास एक डिफेक्ट था रदरफोर्ड मॉडल का, कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसे एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करनी होगी। लेकिन बोहर मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है और वो ऑर्बिट से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, किसी ऑर्बिट किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल भी कोई एनर्जी ना तो इमिट करेगा और ना ही एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी वो रेडिएट नहीं करेगा while revolving in a particular orbit। The next postulate is the energy of the light emitting is exactly equal to difference between the energy of the orbit। अब अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे जा रहा है, तो वो कितनी एनर्जी इमिट करेगा? वो एनर्जी इक्वल होगी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 से E1 में जा रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? वो E2 माइनस E1, यानी कि इनके दरमियान का जो डिफरेंस है उसके इक्वल एनर्जी को इमिट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा E वो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन दी एनी टू ऑर्बिट विद एनर्जी E1 एंड E2 इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम E2 टू E1। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं? बोहर मॉडल डजंट डिपिक्ट्स द थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ द एटम। अब आपको बोहर ने बताया कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होती है, तो आपको ये सर्कल से टू डायमेंशन में नज़र आ रहा है। टू डायमेंशन क्या होती है? ऐसी चीज़ जिसको हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं वो टू डायमेंशन होती है, यानी कि उसकी सिर्फ दो डायमेंशन होती हैं। अब जो चीज़ आप पेपर पे ड्रा कर सकते हो वो सिर्फ लेफ़्ट टू राइट हो सकती है और उसकी हाइट हो सकती है, जबकि उसकी डेप्थ नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपके बोहर के मॉडल के अंदर भी आप देखेंगे कि मॉडल जो है वो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम तो प्रेजेंट है, लेकिन डेप्थ में नहीं है, यानी कि थ्री डायमेंशनल मॉडल नहीं है, इट इज़ टू डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल मॉडल अगर हो तो उसमें हमें मज़ीद क्लियरिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं विद इन द एटम अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये डिफेक्ट्स जो है वो नेक्स्ट मोर रिसेंट एटॉमिक मॉडल में एड्रेस किया गया है, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कंपेयर द रदरफोर्ड मॉडल एंड द बोहर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता था। क्लासिकल थ्योरी क्या थी? जैसे कि मैंने बताया कि क्लासिकल या पुरानी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं तो वो कंटिन्यूसली रेडिएट करते हैं, ठीक है। जबकि बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है एक ही ऑर्बिट में, वो जंप नहीं करता किसी और ऑर्बिट में, तो वो रेडिएट नहीं करता। इसलिए बोहर का जो मॉडल था वो क्वांटम थ्योरी पे बेस करता था। क्वांटम थ्योरी इज मोर मॉडर्न थ्योरी। जो मॉडर्न आपके पास थ्योरी पेश की गई है उसके अकॉर्डिंग बोहर मॉडल एक्सप्लेन किया गया था। द
नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट स्कीम। रदरफोर्ड मॉडल में ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जस्ट लाइक दैट द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लाइक आर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जबकि बोहर ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो ऑर्बिट होते हैं देट हैव स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम। जहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम बनता है, सिर्फ वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये तो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनका बाद में बोहर ने कहा कि ये ऑर्बिट होते हैं। जबकि बोहर ने इनके बारे में मज़ीद डिफाइन किया कि ये सर्कुलर पाथ एक्चुअली फिक्स एनर्जी और फिक्स एंगुलर मोमेंटम के होते हैं। ठीक है, ये बोहर ने मज़ीद जो है वो उनको एक्सप्लेन किया उन सर्कुलर पाथ को, और उसका नाम भी उसने उसको ऑर्बिट का नाम दिया। नेक्स्ट इज एटम शुड कोलैप्स। अब रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा कंटिन्यूसली वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल, तो इस सूरत में तो एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूक्लियस के अंदर ही मर्ज हो जाएगा और स्ट्रक्चर जो है वो सारा वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मर्ज हो जाएं तो फिर आपके पास स्ट्रक्चर तो एटम का ना रहा ना। तो लेकिन बोहर के मॉडल के एक्सप्लेनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऐसी कोई जो है वो नहीं मिलती कि एटम कोलैप्स हो सकता है, बल्कि इसके अकॉर्डिंग एटम जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है स्टेबिलिटी के साथ। तो ये तो था कंपैरिजन रदरफोर्ड मॉडल का और बोहर मॉडल का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और क्वांटम जो इम्पोर्टेंट क्वांटम थ्योरीज हैं वो कैसे एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को, उसके पाथ को एक्सप्लेन करती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So keep watching our video and don't forget to subscribe, like and share our videos. Stay blessed. Allah Hafiz.